हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आ जाओ बच्चों, 1 मिनट के अंदर लाइव जल्दी से। फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? सुमित कह रहे क्लास नहीं चल रही बेटा, आप देखो क्लास चल रही होगी। क्लास यहाँ से तो शार्प 1 बजे स्टार्ट हो जाती है। शायद आपके मोबाइल फोन में खुलने पर 1 डेढ़ मिनट लेता है ना? चलो, दिव्यांशु कह रहे हैं बारिश हो रही है। कहाँ बारिश हो रही है भैया? यहाँ तो कोई बारिश नहीं है। प्रीति गुप्ता आ चुकी है, ऋषि यादव आ चुकी है, पंकज आ चुकी है, सत्यम आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं और याग्निक मिश्रा आ चुके हैं, मनमोहन आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, इंद्रजीत आ चुके हैं, सुनीता। चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन ब्लड चैप्टर पढ़ रहे थे और ह्यूमन ब्लड चैप्टर में हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं। कल मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी का काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना, बीमारियों से बचाना। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों में जो पैथोजेंस आते हैं, जो इन्फेक्शन आते हैं, जो संक्रमण आते हैं, उससे लड़ाई करने का काम किसका होता है? उसका लड़ाई करने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। अब मैंने कल की क्लास में बताया डब्ल्यूबीसी टोटल कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी थी? बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर हमने स्टार्ट किया था क्या कि बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स क्या काम करते हैं। कल मैंने आपको बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का पहला काम आपको बताया था। याद है आपको? पहला काम क्या बताया था? मैंने कहा था जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहर से पार्टिकल आता है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एलर्जी रिस्पांस पैदा करना किसका काम होता है? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का काम होता है। अरे याद है ना ये चीज? है ना? याद है ना कि भूल गए हो? मैम याद है। एलर्जी कब होती है? जब भी बाहर से ऐसा कोई पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आ जाता है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। तो जैसे ही वो पार्टिकल आता है और हमारी बेसोफिल और इसिनोफिल्स को लगता है अरे ये तो कुछ बाहर का नया सा आ गया है, तो वो क्या करती है? वो एक केमिकल रिलीज करती है। उस केमिकल को बोलते हैं हिस्टामीन केमिकल। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि हिस्टामीन केमिकल कौन बनाता है, तो आप आंसर क्या करके आओगे? इनमें से कोई ऑप्शन होगा पक्का। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्या आपसे एग्जामिनर कुछ पूछ ले कि भैया एलर्जी को करने वाला कौन सा केमिकल होता है, कौन सा रसायन होता है, तो आप क्या बोलोगे? हिस्टामीन होता है। तो पहला काम, जब भी एलर्जी होती है तो वो एलर्जी करवाने का काम किसका होता है? बेसोफिल्स का होता है और इसिनोफिल्स का होता है। नंबर 1 काम। अब मैं दूसरा काम बताना चाह रही हूं जो ये दोनों करती हैं। ये दोनों जो दूसरा काम करती हैं, ये करवाती है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा करती है। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस लिख दो या रिएक्शंस लिख दो। अब बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं सूजन वाली अभिक्रियाएं। कैसे? अभी बताऊंगी आपको। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती क्या है? अभी मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, आप तुरंत समझ जाओगे। पहले सुनो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं। आप ऑप्शन में क्या देखोगे? आप देखोगे बेटा बेसोफिल्स या इसिनोफिल्स होगा। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती क्या है? मैम हमने बहुत बार सुना है। बच्चों मान लो किसी ने आपको बहुत तेज से गाल पे चांटा मारा। मारा चांटा, है ना? किसी ने चांटा मारा, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रही हूं। चांटा मारते हैं तो क्या होता है? बहुत तेज चांटा चढ़ा आपको। चांटा मारते हैं तो गाल के अंदर स्किन के अंदर सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं। तो जिस जगह चांटा मारते हैं वहां की सेल्स क्या हो जाती हैं? सेल्स डेड हो जाती हैं, वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं। मर जाती हैं। दूसरा क्या होता है? जिस जगह चांटा पड़ता है वहां पर उंगलियां छप जाती हैं और लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। रेडनेस का मतलब होता है लाल हो जाते हैं वो हिस्सा जहां पर आपको किसी ने सुई चुभ दी, कांटा चुभ गया, है ना? लाल हो जाता है वो हिस्सा। और उस हिस्से पे क्या होता है? आपको दर्द महसूस होता है, पेन होगा, दर्द होगा। जी मैम। और आप ध्यान से देखोगे तो वो हिस्सा गर्म हो जाता है, वहां से हीट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिएक्शन है, इसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहा जाता है। ये काम किसका होता है करवाना? ये काम बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का होता है। आपको डॉक्टर सुई लगाता है ना? सुई लगी तो सुई जहां लगती है उस हिस्से की आपने देखा होगा, उस हिस्से पे कुछ दिनों के लिए वहां की सेल्स मर जाती हैं, लाल हो जाती है, वहां पे दर्द होता है और आपको वो हिस्सा गर्म महसूस होता है। तो बच्चों ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, इसी को कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स के काम क्या है, तो ये दोनों काम आपको याद रखने हैं। जब भी आपको किसी चीज की चोट लगती है, सुई चुभ गई, कांटा चुभ गया, किसी ने चांटा मारा, किसी ने मुक्का मारा, तो ये सारी प्रोसेस होती है। वहां की कोशिकाएं, जिस हिस्से पे चांटा मारा है वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती है? मर जाती है। लाल रंग हो जाता है स्किन के ऊपर एकदम, है ना? वहां पर लाल रंग हो जाता है, दर्द होता है और वहां पर आपको गर्म सा लगता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना, इनको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहते हैं, इनको सूजन वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। ये किसने कराई है? ये बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स ने करवाई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी मैम आ गई। चलिए अब तीसरा सुनो। अब तीसरा सुनो। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है इनका एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बनाना। पहले नाम सुनो आप। ये हिपैरिन बनाती है। ये क्या बनाती है? हिपैरिन बनाती है। अब मैम ये हिपैरिन क्या होता है? हमने बहुत बार सुना है, जब भी आप पीवाईक्यू लगवाते हो, है ना, तो उसमें हिपैरिन शब्द बार बार आता है। ये हिपैरिन क्या होता है वो सुनो ध्यान से। बच्चों हमारे शरीर के अंदर कितना खून होता है? मैम आपने बताया था ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होता है। जी। आपने कभी देखा है कि हमारे शरीर के अंदर खून जम गया? नहीं जमता। आप एक लाइन बोलते हो ना, मेरी नसों में खून दौड़ रहा है। बिल्कुल सही कहते हो। खून जो होता है वो दौड़ता है, खून घूमता है, खून सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। 24 घंटे सातों दिन हमारी बॉडी में ऐसे ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। खून कभी भी अंदर ब्लड वेसल्स में, डक्ट्स में, नलियों में जमना नहीं चाहिए। जिस दिन खून जम गया उस दिन आरबीसी जम गई। आरबीसी जम गई मतलब मैम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, यानी कि अब तो इस इंसान को दिक्कत होगी, इस इंसान को अटैक पड़ सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो कभी भी जमता नहीं है बच्चों। वो कभी भी जमता नहीं है, वो जमना भी नहीं चाहिए। अगर जम जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसको जमने से बचाता कौन है? यही बचाता है हिपैरिन। हिपैरिन को कहा जाता है एंटी क्लोटिंग फैक्टर। क्लोट का मतलब होता है खून जमाना। अब एंटी का मतलब क्या हो गया? विपरीत। ये थक्का रोधी है, ये खून जमने नहीं देता बेटा, ब्लड का क्लोट नहीं होने देता। इसी की वजह से हमारा खून जो है वो हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, घूम रहा है सारे ऑर्गन्स के बीच में। तो ये काम कौन करता है? ये काम बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स करती हैं। इसको स्टार करें ना हिपैरिन। पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंटी क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है? नाम बताना है हिपैरिन। हिपैरिन किस केमिकल की वजह से, किस रसायन की वजह से हमारे शरीर के अंदर खून कभी जमता नहीं? तो हिपैरिन। हिपैरिन खून जमने नहीं देता। अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर हिपैरिन कम हो जाए तो उसका खून अंदर नाड़ियों में, धमनियों में जम जाता है बच्चों। उस इंसान को हार्ट अटैक पड़ सकता है। राइट? ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। तो अब सुनिए कितने अच्छे अच्छे काम करें बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स ने। पहला मैम ये एलर्जी करवाती है। दूसरा ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या होती है? जब चोट लगती है उस हिस्से में सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है वो हिस्सा, वहां पे गर्माहट महसूस होती है, वहां पे दर्द महसूस होता है। इन्हीं को आप इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहते हो। तीसरा आप बताओगे ये हमारे शरीर में रक्त को जमने से बचाने वाला एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है जिसको हिपैरिन कहते हैं, उसे बनाने का काम करती है। तो बेसिकली आप एक ये देखो, मैंने कहा डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? बीमारियों से बचाना। तो ये बीमारियों से बचा रहा है एक तरीके से।
बीमारियों से ही तो बचा रहा है ये। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? हाँ, इसी को एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी कोगुलेंट एजेंट सारे इसी के नाम है बेटा। थक्का रोधी कारक बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया बेसोफिल और एसिनोफिल का काम। अब तीसरे टाइप की आ जाओ। कौन सी डब्ल्यूबीसी थी 3 नंबर पे? बताओ जरा कमेंट करके। 3 नंबर पे मैम ने बताया था न्यूट्रोफिल्स। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। और कल की क्लास में याद करो, कल मैम ने बताया था कि हमारे खून में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, जो मैक्सिमम होती है, जो सबसे ज्यादा होती है, वो न्यूट्रोफिल्स होती है। और मैं आपको कल ये बता चुकी हूं कि ये जो होती है कौन सी? न्यूट्रोफिल, ये सेकंड लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये दूसरे स्तर की इम्यूनिटी देती है हमारे शरीर को। सेकंड लेवल का मतलब हो गया दूसरे स्तर की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और कैसी इम्यूनिटी? सुनो, ये हमेशा लिविंग्स के खिलाफ लड़ाई करती है। अब लिविंग्स का मतलब होता है सजीव। बेटा ऐसा कोई लिविंग चीज हमारे शरीर के अंदर आ गया और वो हमें बीमारी करने आया है, तो उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है बच्चों। उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है। अब ये लिविंग क्या क्या हो सकता है? कोई बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया को हिंदी में लिखोगे जीवाणु। कोई फंगस हो सकता है, फंगस को बोलते हैं कवक। और कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है, जैसे प्रोटोजोआ हो सकता है। मैम ने जो ये बोर्ड पे नाम लिखे हैं ना प्यारे बच्चों, ये सारे लिविंग्स होते हैं और ये सब हमारे शरीर में बीमारियां करने आते हैं। बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, जैसे ही बैक्टीरिया हमारे खून में आया तो हमारी न्यूट्रोफिल्स कहेंगी अरे टारगेट आ गया। बैक्टीरिया को मार गिराने का काम कौन करेंगी? न्यूट्रोफिल्स। कोई कवक आ गया, फंगस भी हमें बीमारियां करने आते हैं, कोई हमसे दोस्ती करने नहीं आते हैं, तो ये जो फंगस होते हैं जैसे ही बाहर से आएगा हमारे खून में आएगा, न्यूट्रोफिल कहेगी अरे बस अटैक करना है इसके ऊपर। कोई प्रोटोजोआ आ गया, कोई सूक्ष्म जीव आ गया, माइक्रोब्स आ गए, तो ये सब जब भी हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो बीमारी करते हैं, तो इनके खिलाफ लड़ाई करने का काम होता है न्यूट्रोफिल्स का। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे स्तर की इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप क्या कहोगे? न्यूट्रोफिल। एग्जामिनर पूछेगा जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई लिविंग, कोई सजीव सूक्ष्म जीव आ गया, जैसे कोई जीवाणु, जैसे कोई कवक, कोई प्रोटोजोआ, तो उसके खिलाफ लड़ाई करना और उसे मार गिराने का काम किसका होता है? न्यूट्रोफिल का होता है। अब इसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है ये कैसे काम करती है, वो सुनो। ये करती है बच्चों फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। मैम ये नाम तो हमने कभी सुना सुना लग रहा है। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है। फैगोसाइटोसिस को हिंदी में लिखोगे भक्षण करने की प्रक्रिया। भक्षण करती है ये, भक्षण करने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? न्यूट्रोफिल के द्वारा। अब ये क्या होता है फैगोसाइटोसिस? तो आइए समझाती हूं मैं आपको। मान लो ये कोई एक न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल किसका प्रकार होता है? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का तो आकार निश्चित नहीं होता है, तो मैं कैसे बना दूं? मैंने ऐसे बना दिया। और मैंने कल बताया था डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ठीक है इसमें न्यूक्लियस बना दिया मैंने, इसका केंद्र बना दिया। ओके मैम, बना दिया, ठीक है। अब सुनो, इस न्यूट्रोफिल को हमारे खून में कोई बैक्टीरिया दिखा, मान लो मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, और ये क्या है? एक न्यूट्रोफिल है। इस न्यूट्रोफिल को दिखा अरे भैया बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है, कोई जीवाणु आया है, अगर मैं इसको मारूंगी नहीं तो ये तो बीमारी कर देगी। ये बैक्टीरिया क्या? बैक्टीरिया कोई दोस्ती करने थोड़ा ना, बीमारी करने आया है। तो ये डब्ल्यूबीसी पता है क्या करती है? इस बैक्टीरिया के पास जाती है, नजदीक जाती है। अब इसके पास हाथ पांव तो है नहीं कि वो मूवमेंट करके चली जाएगी, तो पता है कैसे जाती है? ये ना अपने साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को बढ़ा लेती है और ऐसे झूठे पांव बना लेती है बेटा। ऐसे झूठे पांव बना लेगी, ऐसे झूठे पांव, और ये सच में पांव नहीं है, झूठे हैं। तो इन पांव को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। बेटा स्यूडो का मतलब होता है हमेशा झूठा, पोडिया का मतलब होता है लेग्स, पांव। ये क्या बना लेती है? ये झूठे पांव बना लेगी। ये इसके वास्तविक में पांव नहीं है, झूठे हैं बेटा, सिर्फ इस बैक्टीरिया के नजदीक जाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। और पता है क्या करता है? इस बैक्टीरिया के पास जाएगा और इन पांव की सहायता से, अपने स्यूडोपोडिया की सहायता से इस बैक्टीरिया को पकड़ लेगा और पकड़ के अपने अंदर खा जाएगा। इसका इंगल्फ कर जाएगा। इंगल्फ का मतलब होता है अंदर खा जाना। इस बैक्टीरिया को अगले ही मोमेंट पे क्या होगा? ये न्यूट्रोफिल अपने अंदर खा जाएगी। ये बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, इसने बैक्टीरिया का भक्षण कर लिया बच्चों। अगर न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ना लेती, इसका भक्षण ना करती, तो ये बैक्टीरिया हमें बीमारी कर देता बेटा। ये बैक्टीरिया हमें कोई ना कोई डिजीज करके जाता बच्चों। इसका मतलब मैम ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, क्या काम कर रही है? जैसे कोई बाहर से बैक्टीरिया आया, जैसे कोई बाहर से कवक आया, फंगस आया, कोई बाहर से क्या आया बेटा? कोई प्रोटोजोआ आया, उसके पास जाएगी, झूठे पांव बना लेगी, उसको पकड़ लेगी, अपने अंदर खा जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। अब सुनो एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी प्रकार की डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करवाती है, तो आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल। अरे समझ में आ रही है ना बात? क्या करती है? बैक्टीरिया को देखती है, पहचानती है, झूठे पांव बनाती है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, पोडिया का मतलब होता है लेग्स, झूठे पांव बना लेगी सिर्फ उसको पकड़ने के लिए, और उसको अपने अंदर इंगल्फ कर जाएगी, उसका भक्षण कर देगी। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसे कहते हैं भक्षण करने की प्रक्रिया। अगर ये इस बैक्टीरिया का भक्षण ना करती तो ये बैक्टीरिया हमें बीमारी करता। तो मैं ये कह दूं न्यूट्रोफिल जो है वो हमें बीमारियों से बचाने के काम आती है। जी हां, कौन सी बीमारी? जो बीमारी किसी बैक्टीरिया से हो सकती थी, किसी कवक से हो सकती थी, किसी प्रोटोजोआ से हो सकती थी, इसने इन तीनों को अपने अंदर ले लिया, है ना। इन तीनों को अपने अंदर ले लिया। तो बच्चों जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो हमेशा और हमेशा लिविंग्स के खिलाफ लड़ाई करती हैं, सजीवों के खिलाफ लड़ाई करती हैं, इंगल्फमेंट कर लेती है, अपने अंदर भक्षण कर लेती है, अपने अंदर खा जाती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, भक्षण करने की प्रक्रिया। तो ये न्यूट्रोफिल का काम हो गया। कुमार सुमन कह रहे क्वेश्चन दिखाइए। बेटा देख लो क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ना प्रीवियस क्वेश्चंस डाउनलोड करना ना, मॉक टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, तो खुद पता लग जाएगा, ठीक है। ये छोरी बैच में यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने के लिए नहीं आई हूं तुम्हें। अब आओ अगला। अगला कौन कौन सी बची बच्चों? दो बची। कौन कौन सी बची बताइए? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कल की क्लास में मैंने बताया था सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। आंसर करो जल्दी से। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? ये मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और कल मैंने आपको बताया था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है, ये हमेशा ना एडवांस लेवल पे काम करती है। ये कौन सी इम्यूनिटी देती है हमें? ये एडवांस लेवल वाली इम्यूनिटी देती है। एडवांस लेवल इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा ये ना फ्यूचर के लिए काम करती है। फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो जाए उसके लिए आज ही तैयार रखती है अपने आप को। कैसे रखती है? अभी एग्जांपल देंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। एडवांस लेवल की इम्यूनिटी देती है। इनको फ्यूचर सेल्स कहते हैं, पता है? इनको भविष्य की कोशिकाएं कहते हैं। ये फ्यूचर के लिए काम करती है भैया। ये तो सुपर डुपर एकदम वैसी वाली है एकदम, है ना। कैसे करती है तो सुनो। आपने बचपन में बहुत सारे टीके लगे होंगे, आपके वैक्सीनेशन करवाया होगा। अरे बचपन छोड़ो, अभी आपको याद है कोरोना आया था 2019 में और कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी 2021 में। अब बहुत सारे लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली थी। आपने कोरोना की वैक्सीन क्यों ली? ताकि आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस ना फैल पाए और कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आपने कोरोना की वैक्सीन ली। अब क्या था उस वैक्सीन में वो समझना ध्यान से। कोरोना की जो वैक्सीन थी उस वैक्सीन के अंदर मरा हुआ कोरोना वायरस था।
कोई भी वैक्सीन जब आप लगवाते हो ना, तो उस बीमारी, जिस बीमारी के खिलाफ लगाते हो आप टीका, तो उस बीमारी को करने वाला पैथोजन उसके अंदर मार के डाल के और आपको लगाया गया। तो कोरोना वायरस जो था उसको वैक्सीन में मिला के मरा हुआ कोरोना, इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस आपको लगा दिया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस जो मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो मरा हुआ है, मरने का मतलब वो कुछ नहीं कर सकता आपके बॉडी में जाके, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे ही वो मरा हुआ कोरोना वायरस आपके शरीर में गया, वैक्सीन लगाया, खून में गया, वो खून में गया, तो जैसे ही जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती है वो पहचान लेती है, वो कहती है भैया कुछ तो आया है बाहर से। अब बेचारी इनको ये नहीं पता होता है कि ये मरा हुआ आया है, तो ये क्या करती है, उस कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी हथियार बनाना शुरू कर देती है, और उन हथियारों को बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये क्या बनाती है, ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, और ये कहती है कि आज तो भैया ये कोरोना वायरस मरा हुआ आया है, जिसको हमने जानबूझ के लगवाया है वैक्सीन, लेकिन क्या पता आगे चलकर कभी सच में कोरोना वायरस आ जाए बाहर से और वो हमें मारने, हमारे शरीर में इंफेक्शन करने आ जाए। तो हमें कुछ ऐसे हथियार बना के रखने पड़ेंगे कि भैया अगर कभी सच में कोरोना आ गया वायरस, तो उसके खिलाफ वो हथियार है, वो फेंक देंगे और वो हथियार उस कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे। और इन्हीं हथियारों को बोलते हैं एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जैसे आपने बचपन में पोलियो की दवा पी थी, क्यों पी थी, इसलिए पी थी मैम जब हम बड़े हो तो हमें कभी पोलियो ना हो। और वो पोलियो कैसे नहीं हुआ, तो जैसे ही आपने पोलियो की दवा पी तो पोलियो वाले वायरस के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई थी। अब अगर कभी सच में पोलियो वायरस गया तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे शरीर के अंदर तो एंटीबॉडीज है, और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, पोलियो वाले वायरस के ऊपर अटैक करेंगे और उसे खत्म कर देंगी। तो हुआ, ये फ्यूचर के लिए काम करती है बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं आपसे वैक्सीनेशन क्यों करवाते हो, टीके क्यों लगवाते हो, टीका लगवाने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मैम वैक्सीनेशन का मोटिव होता है एंटीबॉडीज बनाना, और ये एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो बेटा आज के बाद याद रखना टीके क्यों लगते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जिस बीमारी का टीका लगा है उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए, और ये एंटीबॉडीज सच में अगर कोई बीमारी करने आया बाहर से वायरस तो उसको खत्म कर दे। इसलिए हम टीके लगवाते हैं बेटा, इसलिए हम टीके लगवाते हैं। वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, और ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, इसलिए कहा ये तो एडवांस में फ्यूचर के लिए काम करती है भैया, कि कभी फ्यूचर में बीमारी होगी तो पहले हथियार बना लूं मैं अपने, और उन हथियारों को क्या कहते हो, एंटीबॉडीज कहते हो। इसलिए तो आपने सुना होगा कि फलाना इंसान को 3 बार कोरोना हुआ लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गया, वो जिंदा रह गया। क्यों रह गया वो जिंदा, क्योंकि उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा था, उसकी मोनोसाइट लिम्फोसाइट अच्छी थी, उन्होंने क्या कर दिया, एंटीबॉडीज बना दिया, और एंटीबॉडीज ने कोरोना को खत्म कर दिया, इंसान रिकवर हो गया, इंसान को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। अब कोरोना वायरस किसी बूढ़े बुजुर्ग आदमी को हो गया, ऐसे इंसान को हो गया जिसको पहले 5-7 बीमारियां हैं भैया, तो उसका तो इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी कम है इसका मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो कोरोना वायरस उसके शरीर के अंदर इंफेक्शन करा, उसके फेफड़ों में इंफेक्शन करा, और इस इंसान की खतरा बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे तो बहुत सारे लोग बीमारी से मर गए थे, कोरोना से मर गए थे बहुत सारे लोग। अरे बात समझ में आई। अब मैं आप ये बताओ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो फ्यूचर के लिए काम करती है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी जो एडवांस लेवल पे इम्यूनिटी रखती है, जो बीमारियों से पहले ही हथियार बना लेती है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो एंटीबॉडीज बनाती है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है, वैक्सीन टीके क्यों लगवाते हैं, ताकि क्या बन जाए, एंटीबॉडीज बन जाए। और बच्चों याद रखना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं ना, मेनली ये वायरस के खिलाफ लड़ाई करती हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या क्या बताया था, देखो मैंने कहा था न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो किसके खिलाफ लड़ाई करती है, वो बैक्टीरिया के, फंगी, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया इन सबको मार गिराने का काम करती है। जबकि बच्चों अगर आपसे पूछे कि मोनोसाइट लिम्फोसाइट मेनली कौन सी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करती हैं, ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती है। इसीलिए आप देखो सबसे ज्यादा टीके जो होते हैं ना वो वायरस के खिलाफ लगते हैं। आप देख लो पोलियो वायरस से होती है तो पोलियो की दवाई पिलाई गई थी। आप देख लो हेपेटाइटिस के इंजेक्शन चल रहे हैं आजकल, एचपीवी के इंजेक्शन चल रहे हैं, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, कोरोना का इंजेक्शन, न्यूमोनिया का इंजेक्शन, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डब्ल्यूबीसी वायरस के खिलाफ लड़ाई करती है, विषाणुओं के खिलाफ लड़ाई करती है। बस ये सारी डब्ल्यूबीसी काम एक ही करती है, बीमारियों से बचाने का काम, इम्यूनिटी देने का काम, सबका तरीका अलग अलग है काम करने का। अरे भैया इसने तो सीधा ही अटैक कर दिया, जो न्यूट्रोफिल थी ये तो सीधा ही बैक्टीरिया को अपने अंदर खा गई, चबा गई। काम करने का तरीका अलग है, और इनका काम करने का तरीका कैसा है, ये भैया हथियार बनाते हैं, पहले से हथियार बना के रख लेते हैं, और उन हथियारों को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटीबॉडी जाती है वायरस के ऊपर जाके चिपक जाती है, उसे खत्म कर देती है, ताकि ये वायरस हमें बीमारी ना कर पाए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई मेरी, आगे समझ में, तो आगे चले आप, आगे चले। जी हाँ मैम, तो आपको समझ में आया कुल 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, और पांचों प्रकार की डब्ल्यूबीसी कैसे काम करती है, सारी बातें मैंने आपको समझा दी होंगी। अब चलिए अगले पॉइंट पे, ये हो गया डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, सारी बातें मैंने समझा दी है। अब मैम अगर हमारी बॉडी में, मेरी ब्लड रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी घटी हुई आई है, डिक्रीज हो गई है, मैम मेरी डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया, डिक्रीज का मतलब कम हो गई। अरे डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, 8 से 10,000 पर 100 ml एचबी, इतनी होनी चाहिए, और आपके अंदर डब्ल्यूबीसी आई है 2-3 हजार, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया बीमारी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो डब्ल्यूबीसी कम होने वाली स्टेज को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। बच्चों ल्यूकोपीनिया ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज में आपके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट घट जाता है। अब डब्ल्यूबीसी बीमारियों से बचाने का काम करती है, और आपके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी कम हो गई, इसका मतलब मैम हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई है। अब इस स्टेज में, कौन सी स्टेज में, जब आपके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आई है, उस स्टेज में, तो भाई जब आपका इम्यून सिस्टम ही कमजोर है तो बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस आएंगे, आपको बीमारियां कर जाएंगे। इसलिए आपने सुना होगा फलाना इंसान का इम्यूनिटी कम रहता है, इसीलिए उसे हर हर 10 दिन में जुकाम होता रहता है, बुखार होता रहता है ना, सुना होगा आपने। तो बच्चों डब्ल्यूबीसी कम होने को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। और ल्यूकोपीनिया स्टेज जब होती है तो इंसान के शरीर का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, यानी कि उसकी रोगों से प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना उसमें कमी आ जाती है, इंसान बीमार रहता है। हल्का सा जुकाम होगा 20 दिन तक जुकाम रहेगा, हल्का सा बुखार होगा 1 महीने तक बुखार चलेगा उसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वीडियो रुक रुक के चल रही है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट मैं देखती हूँ वीडियो कैसे रुक रुक के चल रही है। नहीं यार इंटरनेट इज फास्ट, फिर कैसे चल रहा है, हाँ वीडियो रुक रुक के चल रही है, एप्लीकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं कुछ, मैम आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चों अभी बताना कि अभी सब सही चल रहा है, 1 मिनट मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। वैसे मेरे यहाँ से तो इंटरनेट एकदम फास्ट है, कैसे चल रही है वीडियो, कैसे रुक सकती है भैया वीडियो, अब बताना बच्चों। हाँ
फंस रहा है, दिक्कत हो रही है, सब में दिक्कत हो रही है तो सच में दिक्कत होगी। एक आधे बच्चे में होती है तो मैं देखती भी नहीं हूँ। अब ठीक है, चलो अब ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा डब्ल्यूबीसी कम होना क्या कहलाता है? तो आप क्या कहोगे? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। डब्ल्यूबीसी कम होना यानी ल्यूकोपीनिया, यानी आपका इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज होना, और इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको कोई बीमारी हो सकती है, हल्का सा बैक्टीरिया बहुत आपको परेशान कर सकता है। अब बात आती है कि मैम अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाए तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए बच्चों, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकेमिया। कितने बच्चों ने ल्यूकेमिया नाम सुना है? हाँ जी, कितने बच्चों ने सुना है ल्यूकेमिया नाम? डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होना ल्यूकेमिया कहलाता है। और आपको बता दूं, ल्यूकेमिया इज द अनदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। जब खून में कैंसर होता है तो उसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ही ल्यूकेमिया है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। अब मैम डब्ल्यूबीसी ज्यादा होना तो मतलब ये होना चाहिए था, बीमारी नहीं होनी चाहिए थी कभी, और आप कह दे रही हो ब्लड कैंसर हो जाता है, ये कैसी बातें करती हो मैम? डब्ल्यूबीसी ज्यादा होना इसका मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना, इसका मतलब कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, और आप कह रही हो कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने से ब्लड कैंसर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। जब कभी किसी इंसान के ब्लड कैंसर की रिपोर्ट्स पढ़ते हो आप, तो उस ब्लड रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आता है इसको ल्यूकेमिया है। जैसे आप याद करो, युवराज सिंह जी को हुआ था। युवराज सिंह क्रिकेट प्लेयर है ना, जब उनको हुआ था तो नया नया मार्केट में आया था ये बीमारी। हाँ, बीमारी भी मार्केट में लॉन्च होती है। अब आजकल देखो कितना सारा कैंसर फैल गया। इंडिया इज कैपिटल ऑफ कैंसर। इंडिया कैंसर की राजधानी बन गई, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। हमारे भारत देश में तो इतने सारे कैंसर है ना। देख रहे हो आजकल, आजकल जो युवा लोग हैं ना, 25 26 27 साल के, इनको आजकल नया नया 2 3 महीने से इंटेस्टाइनल कैंसर हो रहा है। अब चलिए सुनिए जरा, बाकी कैंसर थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, पहले सुनो मैम डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने से ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है। देखो मैंने कहा डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? 8 से 10,000 100 ml एचबी, 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए। और आपके अंदर आ गई है 8 लाख, आनी चाहिए थी 8,000 और आ गई 8 लाख। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, ठीक है? आनी चाहिए थी 8,000, आ गई 8 लाख। अब भूलो मत तुम, डब्ल्यूबीसी का नेचर क्या है? लड़ाई करना। भैया चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लड़ाई करने का नेचर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? लड़ना, फाइट करना। इनको फाइटर सेल्स कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए थी बच्चा क्या? 8,000, आ गई 8 लाख। तो कितनी ज्यादा डब्ल्यूबीसी होगी? इतनी सारी डब्ल्यूबीसी, 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 बहुत सारी डब्ल्यूबीसी पड़ी है। अब बच्चों ये डब्ल्यूबीसी जब इतनी ज्यादा होती है तो ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं। हाँ, इनका नेचर तो फाइट करना है, लड़ाई करना है, तो भैया ये आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। आपस में छोड़ो, आपके खून में आरबीसी है, हाँ मैम, आपके खून में प्लेटलेट्स है, हाँ, इनको भी मार देती है डब्ल्यूबीसी। ये कहती है भैया हम तो जो काम करने के लिए पैदा हुए वो काम करेंगे, हमारा काम है लड़ना। अब हम तो आपस में लड़ेंगे, हम तो खून की जो अच्छी सेल्स हैं आरबीसी प्लेटलेट्स, उनके साथ लड़ाई करेंगे, उनको मार देंगे। अब आरबीसी और प्लेटलेट्स का तो लड़ने का नेचर है नहीं। अगर लड़ने का नेचर होता फिर तो फाइट होती बहुत अच्छी वाली। अब इन बेचारियों का कोई काम ही नहीं है ऐसा, है ना। तो ये क्या करती हैं, ये डब्ल्यूबीसी तो ज्यादा हो गई है 8 लाख। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये 8 लाख डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? आपके खून में आरबीसी को मार देंगी, प्लेटलेट्स को मार देंगी। अब सेल्स मर गई खून की, और मरी हुई सेल्स पे चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, तो मरी हुई सेल्स आपस में आके जुड़ती हैं, क्लम्प करती हैं, और जैसे ही ये सेल्स आपस में क्लम्प करती हैं तो उसी को कह देते हैं ब्लड कैंसर होना। उसी को बोल देते हैं कि भाई साहब आपका खून गाढ़ा हो गया, आपका खून जमना शुरू हो गया है, बिकॉज आपके खून के अंदर डेड सेल्स ज्यादा हो गई हैं, और इसी स्टेज को ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसी को आगे चलकर हम क्या कह देते हैं? इसी को हम ब्लड कैंसर कर देते हैं, कह देते हैं। इसका मतलब मैम डब्ल्यूबीसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 8-10 हजार की 15 होगी, अरे भैया 15-20 से थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। ज्यादा का मतलब है हजारों में आनी चाहिए थी, लाखों में आ गई। तो ज्यादा डब्ल्यूबीसी आपस में एक दूसरे को मारेंगी, और मार के आपकी आरबीसी प्लेटलेट सबको मार देंगी, और मरी हुई सेल्स आपस में आके क्लम्प करती है। क्लम्प का मतलब इकट्ठी हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो खून जम गया। खून जम गया इसका मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म। अरे भैया ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा था? आरबीसी, आरबीसी को मार दिया तुमने, तब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो इंसान को किसी भी दिन दुर्घटना हो सकती है। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए ब्लड कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर है आज की डेट में भी। अगर ब्लड कैंसर को प्राइमरी स्टेज पे, पहले स्टेज पे पकड़ा जाए तो फिर इलाज फिर भी संभव है, लेकिन अगर ब्लड कैंसर दूसरी स्टेज पार कर गया तो बेटा डॉक्टर्स हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं अब इसके ऊपर दवा नहीं लगेगी, दुआएं लगेगी। आज भी ब्लड कैंसर का दूसरी स्टेज के बाद इलाज नहीं है। मतलब फिर तो इंसान की विल पावर, उसकी कैसी विल पावर है, कैसा मेंटली, देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आधा यहां से होता है। जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो कैंसर से लड़के भी आ जाता है। जैसे युवराज सिंह का मैंने एग्जांपल दिया था, उसका इलाज क्यों हो गया था? क्योंकि उसकी जस्ट पहली स्टेज क्रॉस हुई थी और दूसरी स्टेज आने वाली थी ब्लड कैंसर की। और भैया क्योंकि वो क्रिकेटर है तो मेंटली तो बहुत स्ट्रांग था, उसकी विल पावर अच्छी थी, तो इलाज झेल गया। नहीं तो बेटा कैंसर का इलाज इतना खतरनाक होता है ना, जब कीमो होती है ना, कीमोथेरेपी, तो अच्छे अच्छे लोग नहीं झेल पाते कीमोथेरेपी को। बीमारी का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में कैंसर का, और पेशेंट इतना डर जाता है, मरीज इतना डर जाता है कि मुझे कीमोथेरेपी होगी, वो मेरे बाल झड़ जाएंगे, नाखून टूट जाएंगे, बेचारा वो हार्ट अटैक से मर जाता है। हाँ, ये सच्ची बात है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज, आधा इलाज दिमाग से होता है, आधा इलाज दवाइयों से होता है। राइट? तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी कम होना क्या कहलाता है और डब्ल्यूबीसी ज्यादा होना क्या कहलाता है। बताओ समझ में आ गई मेरी बात? बता दोगे? जी मैम। कौन सी ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर हो सकता है? डब्ल्यूबीसी। अब आपको मैम ज्यादा क्यों होती है? तो बेटा सुनो, हमारी सेल्स में, हाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, जो नहीं आते वो भी मैं बता देती हूँ। सुनो, आप कहोगे मैम ज्यादा क्यों हो जाती है डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी क्या एक सेल है, और सेल कैसे बढ़ती है हमारे शरीर में? एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल बनाती है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल डिवाइड होती है ना, इसको सेल डिवीजन कहते हैं, इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके अनेकों कोशिकाएं बनाती है। जब तक ये सेल डिवीजन कंट्रोल्ड होता है, मतलब जितनी सेल की जरूरत है उतनी ही सेल बनी, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। लेकिन भैया जब ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड का मतलब है अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए, कुछ कंट्रोल ही नहीं है, सेल डिवीजन आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बननी चाहिए थी हजारों, बन गई लाखों, लाखों डब्ल्यूबीसी। तो बेटा कोई भी कैंसर ऐसे ही होता है, जब हमारी सेल्स के अंदर, जब हमारी डब्ल्यूबीसी के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए, तो बहुत सारी सेल्स एक्स्ट्रा बन जाती हैं, बननी चाहिए थी हजार और बन जाती हैं लाखों, और वही लाखों डब्ल्यूबीसी आपस में लड़ाई करती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, और फिर आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट सबको मार देती हैं, और मरी हुई सेल्स आपस में आके जुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा होता है, डॉक्टर कहता है भैया आपको तो ल्यूकेमिया है फर्स्ट स्टेज का।
राइट? आगे बात समझ में? जी मैम। चलिए, तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारे खून की तीसरी सेल्स और आखिरी सेल्स बची है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। लिख दीजिए, कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु कोशिका या ब्लड प्लेटलेट्स लिख लो भैया, आगे ब्लड लगा दो। वैसे आपको समझना पड़ेगा, खून पढ़ रहे हैं तो खून की तो होती है बेटा, है ना? ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु कोशिकाएं। अब ये क्या करती है? कुछ ना कुछ तो करती होंगी। सबसे पहले इनका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, हिंदी में सेम नाम लिख लो। जैसे आरबीसी को आपने क्या बोला था? एरिथ्रोसाइट कहा था, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा था, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन सी ब्लड सेल्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो प्लेटलेट्स को कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स का नाम समझो। साइट का मतलब होता है हमेशा सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट होना, रक्त का थक्का जमना। तो नाम से क्लियर हो गया मैम। मैम ये वो सेल्स हैं जो हमारे खून में है और जो क्या करती हैं? जो रक्त का थक्का जमाती हैं, जो ब्लड का क्लोट करवाती हैं। जो क्या करवाती हैं? ब्लड का क्लोट करवाती हैं। नाम में इसका काम छुपा है। आइए बात करते हैं, मैम कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी क्या है मैम? इनकी संख्या कितनी है? लड़का और लड़की दोनों के शरीर के अंदर संख्या में बराबर होती है। कितनी? बच्चा ऑन एन एवरेज 4.5 से 5.5 लाख लाख पर 100 ml HB। अरे क्या समझे मैम? हम समझे कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 क्या होनी चाहिए? लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए। प्लेटलेट्स होनी चाहिए। आरबीसी मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। अब मुझे बताओ ये कहां बन रही होंगी? ये भी वहीं बनती है जहां खून बनता है। और बताओ खून का फॉर्मेशन कहां होता है? खून कहां बन रहा था? बोन मैरो में। जी हां, तो ये भी कहां बनेंगी? ये भी बोन मैरो में बनेंगी, ये भी अस्थि मज्जा में बनेंगी बच्चों। ठीक है, और बन के मैम कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? इनका लाइफ स्पेन क्या है? जीवन काल क्या है? 7 से 10 दिन। हाँ बिल्कुल, 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज ये जिंदा रहती है, इनका जीवन काल होता है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है? आरबीसी का, है ना? और प्लेटलेट्स का कितना होता है? 7 से 10 दिन। कुछ किताब वाले टाइप कर देते हैं 1 से 1.5 सप्ताह, तो ठीक है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वैसे 3 दिन और ऊपर मैंने कर दिया 1.5 सप्ताह। ठीक है बात, ठीक है चल। उसके बाद मैम क्या होती है? मर जाती है भैया, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कहां? तो ये खून में ही मर जाती है बच्चों, ये अलग नहीं जाती है बेचारी, बहुत सीधी है ये, खून में मर जाती है। मरने के बाद क्या होगा? इनका रीजनरेशन हो जाता है, इनका पुनर्निर्माण होता है। अब जहां मरती है वहीं पर वो वापस से बन सकती है, तो इनका पुनर्निर्माण भी कहां होगा? खून में ही होगा बच्चों। ब्लड में ही मरती है और ब्लड में ही वापस से रीजनरेट हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी मैम। इनका शेप कैसा है? कैसे दिखती है ये? तो बेटा ये भी इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब क्या है? इनका भी आकार कोई ऐसे फिक्स नहीं है बेटा, ये भी अनिश्चित आकार की होती है। बस याद रखना आरबीसी का आकार हमेशा फिक्स होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का आकार फिक्स नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी तो बहुत ही भयंकर तरीके से रहती है, कभी गोल कभी लंबी कभी चौड़ी, कैसी रह सकती है? ये तो फिर भी बेचारी एक आधी शेप में लेती है। डब्ल्यूबीसी का तो कोई भरोसा ही नहीं है कौन सी शेप कब ले ले, है ना? तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ये लाखों में होती है, 4.5 से 5.5 लाख। अब किसी में 4 है तो इसका मतलब ये कम होगी। बेटा आपको घबराने की जरूरत तब है जब डॉक्टर कह दे आपकी प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे आ रही है, 80,000 आ गई, 50 आ गई, अब तो भैया बहुत घबराना है, अब तो प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो घबराने की जरूरत कब होती है? जब बेटा आपकी प्लेटलेट्स की संख्या हजारों में आ जाए, 1 लाख से नीचे हो जाए, तब आपको बिल्कुल डरना है, बिल्कुल डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डॉक्टर कहेगा प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी, तो बेटा लेके आना पड़ेगा प्लेटलेट्स वाला डोनर। अब कौन देगा? अब आपके ऐसे रिश्ते हैं, आपने कमाए ऐसे दोस्त यार, तो बेटा वो आपको उसमें प्लेटलेट्स देंगे, बिल्कुल देंगे आपकी जान बचाने के लिए। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। जी हाँ, आगे बताएंगे आपको, राइट? चलिए अब बात ये आती है कि मैम ये प्लेटलेट्स करती क्या है, इनका काम क्या है? अच्छा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों की संख्या का रेशियो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आरबीसी डब्ल्यूबीसी पीएल, पीएल का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स। मैंने आपको कल बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात 600:1 होता है और इसका 40 होता है। अगर तीनों का लिखना है तो ऐसे लिख लेना। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या का अनुपात क्या है, तो क्या कहोगे? 1:40, 1:40। आपसे पूछ ले कि आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या का अनुपात क्या है, तो 600:40। ये तो अपने आप कर लोगे, बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ना? चल अब बात करते हैं कि मैम ये प्लेटलेट्स करती क्या है। ये प्लेटलेट्स बहुत अच्छा काम करती हैं भैया। क्या काम करती है? तो आइए इनका फंक्शन लिखते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा है कि हम खून के बिना क्यों नहीं रह सकते? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहा है ना? क्यों नहीं रह सकते खून के बिना, है ना? खून ऑक्सीजन पहुंचाता है, खून बीमारियों से बचाता है, खून क्या नहीं करता, सब कुछ करता है भैया। सुनिए काम क्या है इसका? ये करवाती है ब्लड क्लॉट। आप पूरा लिखिए ना, दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन। ये रक्त का थक्का जमाती है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, थक्का जमाती है या जमाने में सहायक है, जैसे भी लिख लो। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है? बच्चों आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपका खून निकलता है, आपको ब्लीडिंग होती है और कुछ समय के बाद देखोगे आप 15 से 20 मिनट के बाद, चाहे कितनी ही गहरी चोट हो, 15 से 20 मिनट के बाद खून बहना बंद हो जाता है। अगर 15 से 20 मिनट के बाद भी खून बहना बंद नहीं हुआ है तो बेटा तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा, है ना? तो कुछ गड़बड़ है, नहीं तो सारे खून निकल जाएगा, 5 मिनट पूरा बाहर निकल गया तो खत्म हम, है ना? तो सुनिए जब भी कहीं पर आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपकी ब्लीडिंग होती है और कुछ समय के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जहां पे चोट लगी थी, जहां से खून निकल रहा था, उस जगह क्या बन जाता है? ब्लड का क्लोट बन जाता है। तो मैं ये कह दूं कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को आप एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। चोट लगती है तो खून बहता है, तो उस खून के बहाव को कम करने के लिए क्या होता है? वहां पे ब्लड का क्लोट बनता है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी चोट लगती है, उस चोट लगने पर थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड का क्लोट जम जाता है। अब आप इतने तो समझदार हो, आप समझ जाओगे कि अगर किसी इंसान को ब्लड का क्लोट नहीं हुआ तो उसकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, उसका सारा खून बाहर निकल जाएगा, तो इंसान खत्म हो जाएगा, है ना? जान बचा रही है एक तरीके से, जान बचा रही है जी, बिल्कुल बचा रही है। तो आइए जरा कैसे होती है ब्लड क्लोटिंग? अब बच्चों ब्लड क्लोटिंग की रिएक्शंस होती हैं। ये जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है ना, इसकी 3 रिएक्शन है। ये केमिकल प्रोसेस है बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें 3 अभिक्रियाएं होती हैं। तीनों अभिक्रिया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तीनों आपको याद होनी चाहिए। यहां से कम 15 क्वेश्चन बनाऊंगी मैं। तो सीधा एग्जाम में आता है, जो सीधा एग्जाम में आता है
मैम फाइब्रिनोजन का भी काम सेम है, आएगा बेटा, समझ में आएगा बेटा, है ना। मैम रक्त का थक्का प्लाज्मा भी जमाता है बेटा, याद करो तुम, बीपी गंभीर, मैंने कहा था प्लाज्मा में प्लेटलेट्स होती हैं। अब तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बच्चों वाले बचकाना क्वेश्चन पूछोगे, है ना। मैम विटामिन के भी कुछ करता है क्या ब्लड का क्लोट जमाने में? अरे रुको रुको, सब बताएंगे आपको, सब बताएंगे, मेरे से आगे मत चला करो, क्योंकि तुम ज्यादा होशियार नहीं बना पाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें आता है, मुझे नहीं आता होगा बेटा, तुम्हें जितनी साइंस आ रही होगी तो मैं भूल जाती हूँ एक दिन में, है ना। तो इसलिए रुक जाओ। मैम नाखून काटने पे खून क्यों नहीं आता बेटा? नाखून का ये वाला हिस्सा काटोगे तो खून नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डेड सेल्स होती है, मरी हुई सेल्स में दर्द नहीं होता है, खून नहीं होता है। अब कहीं तुम यहाँ पीछे वाला काट के देखना, पता लग जाएगा कितना खून आता है बेटा, है ना। चलिए, तो 3 रिएक्शन होती है ब्लड का क्लोट करवाने के लिए, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज़ बड़ा है, इसको पढ़ाने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे से पूछ सकते हो। कल हम क्लॉटिंग रिएक्शन पढ़ के प्लेटलेट्स खत्म करके ब्लड ग्रुप स्टार्ट कर लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लड ग्रुप, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। चलो, अब आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मेरे से पूछ सकते हो। मैम 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। अबे यार, तुम भारत देश में रह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टी रहती है, हाँ? चलो, बताइए। मैम थ्रोम्बिन क्या है? अनुराग बेटा रुको, कल की क्लास में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के, कैल्शियम, हीमोफिलिया सब पढ़ाएंगे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। मैम आधा घंटा और पढ़ाइए बेटा, मेरी क्लास है अगली 2:15 पे, ठीक है। विनय चौहान, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम इतना डिटेल एग्जामिनर पूछता है क्या? नहीं पूछा होता तो मुझे कोई तुम्हें पीएचडी थोड़ी ना करवानी है, हाँ। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो मैं काहे को इतना डिटेल में पढ़ा रही होती? मुझे कोई शौक है क्या तुम्हें इतना डिटेल पढ़ाने का? मेरे लिए तो अच्छी बात है, जल्दी बैच खत्म हो जाएगा, नया बैच लाऊंगी, नया बैच पढ़ाऊंगी, हाँ। मैम क्लास का टाइमिंग क्या है? 1 से 2 बेटा, ठीक है। चलो, बाकी आपको कोई डाउट नहीं है, ऐसे ऐसा कोई डाउट नहीं है। और आज रात 8 बजे जो मैंने कल बताया था ना, फ्यूचर कोचिंग यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी पढ़ के वहाँ पे मेरे से प्रैक्टिस करिए ना, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछोगे नहीं कभी वापस मुड़ के, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आज रात 8 बजे की यूट्यूब क्लास में और कल आपकी क्लास में। थैंक यू सो मच।